Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic Before the Industrial Revolution of Class 10th History, chapter number 4. So इस सेक्शन में हम जानेंगे कि किस तरीके से जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है उससे पहले की क्या सिचुएशन थी और इंडस्ट्रियलाइजेशन को हम कैसे देख सकते हैं, उसका क्या मतलब है। ठीक है, अब लास्ट वीडियो में हमने काइंड ऑफ इंट्रोडक्टरी वो वीडियो थी जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं थी, क्योंकि अभी जब हमें पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो एक एक चीज़ क्लियर होती जाएगी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या है, क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन और फैक्ट्री की जो डेवलपमेंट है क्या वो अलग अलग हैं, क्या ये साथ साथ चलते हैं, तो क्या मतलब है। तो अब आपको एक एक सेक्शन में ये सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। So all too often we associate industrialization with the growth of factory industry. तो ज़्यादातर, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बात की थी, तो मैंने कहीं ना कहीं कहा था कि जब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं तो जो फैक्ट्रीज वगैरह डेवलप होती हैं, इंडस्ट्रीज जो बनती हैं, फैक्ट्री वाली जो सेटअप होता है उसको हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कह सकते हैं। तो हम आम बोलचाल में यही कहते हैं कि हाँ, इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब कि फैक्ट्रीज जो हैं वो डेवलप हो रही हैं। जब हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करते हैं तो ये कहना चाहते हैं कि फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रही है, जो फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन होती है ना, हम उसको रेफर करते हैं। इसी तरीके से जब हम इंडस्ट्रियल वर्कर्स कहते हैं तो हमारा मतलब होता है कि हम फैक्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर्स की बात कर रहे हैं। अब इस सब बेसिस पे जो भी अभी हमने देखा, अगर हम कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब फैक्ट्रीज की ग्रोथ होना, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का मतलब फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन होना, और इंडस्ट्रियल वर्कर्स का मतलब फैक्ट्री वर्कर्स, अगर ये सारी चीजें सच हैं तो इसका मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन की हिस्ट्री तब शुरू होनी चाहिए जब पहली फैक्ट्री सेटअप हुई थी, है ना। मतलब अगर हम देखें कि भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन की हिस्ट्री क्या है, तो इसकी हिस्ट्री टेक्निकली इस डेफिनेशन के बेसिस पर, जो भी हमने 4 लाइन पढ़ी ऊपर, इस डेफिनेशन के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन की हिस्ट्री तब से शुरू होती है जब फर्स्ट फैक्ट्री सेटअप की गई थी। बट ये बात कितनी सच है, ये बात कितनी राइट है कि फैक्ट्रीज के सेटअप होने का मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन है। सो देयर इज अ प्रॉब्लम विद सच आइडियाज। तो एक दिक्कत है इस तरीके के आइडिया में। कौन सा आइडिया? कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब फैक्ट्री इंडस्ट्रीज का बढ़ना। हम यूं नहीं कह रहे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब फैक्ट्री इंडस्ट्री है ही नहीं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब सिर्फ फैक्ट्री इंडस्ट्री का ग्रो होना नहीं है। मतलब कि इंडस्ट्रियलाइजेशन में फैक्ट्रीज के साथ साथ और भी बहुत कुछ आता है। सिर्फ फैक्ट्रीज का मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है। जब फैक्ट्री सेटअप नहीं हुई थी उससे पहले भी इंडस्ट्रियलाइजेशन था। मतलब यूरोप एंड इंग्लैंड में जब फैक्ट्रीज नहीं आई थी तब भी बहुत बड़ी मात्रा में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता था इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए, इंग्लैंड एंड यूरोप में। मतलब कि इंग्लैंड एंड यूरोप फैक्ट्रीज सेटअप होने से पहले भी वर्ल्ड मार्केट के लिए प्रोडक्शन कर रहा था, और ये जो प्रोडक्शन है वो फैक्ट्रीज पे बेस्ड नहीं थी। Many historians now refer to this phase of industrialization as proto-industrialization. इसीलिए बहुत सारे जो हिस्टोरियंस हैं वो क्या कहते हैं, वो इस दौर को जिसमें कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन तो हो रहा था बट इस टाइम पे फैक्ट्री सेटअप नहीं हुई थी, तो इस पीरियड को वो क्या कहते हैं, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। प्रोटो का मतलब होता है किसी भी चीज के फर्स्ट या अर्ली स्टेज को बताना। जैसे अगर आपने देखा होगा, जैसे अगर कोई कंपनी कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रही है तो वो पहले उसका प्रोटोटाइप निकालती है। प्रोटोटाइप मतलब एक तरीके से टेस्टिंग के बेसिस पे या सैंपल बेसिस पे उन्होंने कोई प्रोडक्ट बनाया है, तो उसकी इनिशियल स्टेज है वो। तो प्रोटो का मतलब बेसिकली होता है किसी चीज का मतलब जो शुरुआती दौर होता है। तो हिस्टोरियंस ने क्या कहा, वो समय जब फैक्ट्रीज तो सेटअप नहीं हुई थी बट फिर भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो रही थी, उस फेज को क्या बोला, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन की। कहीं ना कहीं वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का शुरुआती दौर था। अब 17th एंड 18th सेंचुरी में क्या हुआ, जो मर्चेंट्स थे पहले वो टाउन में रहा करते थे, टाउन में पूरा ऑपरेट करते थे, बट अब उन्होंने क्या किया, मतलब यूरोप के जो मर्चेंट्स हैं वो धीरे धीरे करके गांव की तरफ, कंट्री साइड मूव होने लग गए। कंट्री साइड मतलब जो रूरल इलाके होते हैं, जो गांव वाले इलाके होते हैं। तो यूरोप के जो मर्चेंट्स हैं वो टाउन से निकलकर गांव में जाने लग गए, सप्लाइंग मनी टू पेजेंट्स एंड आर्टिशंस। और जब वो कंट्री साइड में गए तो ये जो मर्चेंट्स हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने पेजेंट्स एंड आर्टिशंस को, कंट्री साइड में जो छोटे किसान थे, जो कलाकार थे, आर्टिशंस थे, उनको थोड़ा पैसा सप्लाई करना शुरू किया। और पैसा क्यों दे रहे थे, कोई मुफ्त में तो देंगे नहीं। पैसे के बदले उनसे क्या रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप, रिक्वेस्ट भी नहीं, उनको परसुएड कर रहे थे, उनको एक तरीके से मना रहे थे कि
आप इंटरनेशनल मार्केट के लिए चीजें प्रोड्यूस करो। मतलब कि बेसिकली मर्चेंट्स क्या कर रहे थे, मर्चेंट्स शहर से निकल के गांव वाले इलाकों में गए, गांव वाले इलाकों में जो किसान वगैरह थे उनको उन्होंने पैसे देने शुरू किए और बोला कि हम आपको कुछ पैसे दे रहे हैं और इसके बदले आप इंटरनेशनल मार्केट के लिए कुछ चीजें जो है प्रोड्यूस करो। With the expansion of world trade and acquisition of colonies in different parts of the world, the demand for goods began growing. तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखो वो हो क्या रहा था, मतलब ये मर्चेंट्स जो हैं वो शहरों से निकल के गांव में क्यों आ रहे थे? क्योंकि जब वर्ल्ड ट्रेड बढ़ने लग गई और अलग अलग जगहों पे जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो कॉलोनीज बनाने लग गया था, अलग अलग देशों को अपने कंट्रोल में करने लग गया था, तो इन सभी कारणों की वजह से डिमांड जो है गुड्स की बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और जब गुड्स की डिमांड बढ़ गई तो वो अब टाउन से पूरी नहीं हो पा रही थी। मतलब कि टाउन्स में जो प्रोडक्शन हो रही थी वो प्रोडक्शन काफ़ी नहीं थी बढ़ती हुई डिमांड को पूरा करने के लिए। अब क्यों ऐसा हो रहा था? क्यों टाउन्स में जो प्रोडक्शन हो रही थी वो एक्सपेंड नहीं हो पा रही थी? मतलब जो टाउन्स थे वहां पे जो प्रोडक्शन थी वो सीमित थी, वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी ताकि बढ़ती हुई डिमांड को पूरा किया जा सके। तो इसका रीजन ये था, दिस वॉज बिकॉज हेयर अर्बन क्राफ्ट्स एंड ट्रेड गिल्ड्स वर पावरफुल। यहाँ पे टाउन्स में क्या था, टाउन्स में बने हुए थे गिल्ड्स। गिल्ड्स क्या होते हैं? ये प्रोड्यूसर्स एंड जो मतलब एक तरीके से बिजनेसमैन वगैरह होते हैं ना, उनके ग्रुप्स होते हैं जो कि चीजों को अपने कंट्रोल में रखते हैं। तो क्राफ्ट्स एंड ट्रेड गिल्ड्स बनी हुई थी और ये जो गिल्ड्स हैं, ये जो एसोसिएशंस हैं प्रोड्यूसर्स की, क्राफ्ट्स की, ये काफी पावरफुल थी टाउन्स में, शहरों में काफी पावरफुल थी। These were associations of producers that trained craft people. ये जो गिल्ड्स वगैरह हैं ये क्या थी? ये प्रोड्यूसर्स की एसोसिएशन थी जो कि क्राफ्ट पीपल को ट्रेन करती थी। मतलब जो कलाकार रहते हैं, हस्त कलाकार, उनको वो ट्रेन करती थी कि ऐसे काम करना, उन्हें काम करना सिखाते थे और बहुत ज्यादा कंट्रोल रखते थे ये प्रोडक्शन के ऊपर। मतलब ये जो गिल्ड्स हैं ये बहुत ज्यादा कंट्रोल करती थी कि कितना प्रोड्यूस करना चाहिए और कितना नहीं प्रोड्यूस करना चाहिए। वो कंपटीशन को रेगुलेट करते थे और प्राइसेस को अपने हिसाब से रखते थे। और इस सब की वजह से मतलब कि गिल्ड्स का काफी अच्छा दबदबा था टाउन्स में। प्रोडक्शन के ऊपर उनका कंट्रोल था, प्राइस के ऊपर उनका कंट्रोल था, क्राफ्ट्स पीपल के मतलब क्राफ्ट्स पीपल के ऊपर गिल्ड्स का कंट्रोल था। इस भारी कंट्रोल की वजह से टाउन्स में क्या हो रहा था, अगर कोई भी नया मर्चेंट कोशिश करता था कि मैं भी बिजनेस में घुसूं तो उसके लिए एंट्री करना बहुत मुश्किल हो जाता था। मतलब कि यहाँ पे ऑलरेडी कुछ प्रोड्यूसर्स हैं जिन्होंने ग्रुप बना रखा है, जिन्होंने गिल्ड बना रखी है, और ये जो प्रोड्यूसर्स हैं सारे मिलके ये डिसाइड करते हैं कि मान लो ये कोई चॉकलेट बनाते हैं, ठीक है। अब ये सारे मिलके डिसाइड करते हैं कि हमारी चॉकलेट का क्या प्राइस होना चाहिए, कौन कौन लोग चॉकलेट बनाएंगे, चॉकलेट बनाने की स्किल जो है वो कुछ ही लोगों को सिखाते हैं, ठीक है। कितने मात्रा में हमें चॉकलेट बनानी है, ये सारी चीजें ये खुद, ये पूरी गिल्ड, ये जो ग्रुप है ये कंट्रोल करता था। अब ऐसे में कोई बाहर से पर्सन आया और वो चॉकलेट प्रोड्यूस करना चाहता है, उस केस में इस पर्सन को, ये जो नया पर्सन आया है, उसे सस्टेन करना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि पूरे मार्केट पे कब्जा किसने कर रखा है? इन गिल्ड्स वाले लोगों ने कर रखा है। ये पर्सन अगर अपने हिसाब से प्राइस रखना चाहेगा, क्योंकि तो नया नया आया है, ये ज्यादा प्राइस नहीं रख पाएगा। मतलब कि अगर ये प्राइस कम करेगा तो ये जो गिल्ड्स हैं वो क्या करेंगे? वो और प्राइस कम कर देंगे। मतलब बेसिकली बहुत सारे रीजंस की वजह से क्या होगा, ये जो नया पर्सन है वो इस मार्केट में घुस नहीं पाएगा। गिल्ड्स का काफी खतरनाक वाला कब्जा हो रखा था मार्केट के ऊपर टाउन्स में। तो इसीलिए टाउन्स में प्रोडक्शन को बढ़ाना काफी मुश्किल था क्योंकि प्रोडक्शन को पूरे तरीके से कंट्रोल कौन कर रहा है? गिल्ड्स। जो रूलर हुआ करते थे, जो राजा महाराजा हुआ करते थे, वो अलग अलग गिल्ड्स को मोनोपोली राइट दे देते थे कोई चीज को, कोई स्पेसिफिक चीज को प्रोड्यूस करने के लिए। मतलब कि मोनोपोली का मतलब होता है कि जब सिर्फ एक पर्सन के पास अधिकार हो किसी भी चीज का, कि वही पर्सन जो है अपने हिसाब से सामान को प्रोड्यूस करेगा, वही पर्सन अपने हिसाब से उसका प्राइस रखेगा। मतलब कि मोनोपोली मतलब सिर्फ एक ही बिजनेस या एक ही मर्चेंट जो है वो मान लो कोई भी सामान बना रहा है। तो यहाँ पे क्या है? गिल्ड्स को मोनोपोली दी जाती है। गिल्ड्स मतलब ग्रुप ऑफ प्रोड्यूसर्स को। जैसे ग्रुप ऑफ प्रोड्यूसर्स भी तो काफी हो सकते हैं। मान लो कुछ प्रोड्यूसर्स ने मिलकर ये गिल्ड बना ली ए, कुछ प्रोड्यूसर्स ने मिलकर गिल्ड बना ली बी। अब मान लो गिल्ड ए को, मतलब ये जो ए गिल्ड है जो कि ग्रुप है प्रोड्यूसर्स का, इस गिल्ड के पास मोनोपोली राइट्स आ गए कि सिर्फ और सिर्फ यही चॉकलेट बना सकती है, ये गिल्ड बी चॉकलेट नहीं बना सकती। अब जब सारे राइट्स गिल्ड ए के पास आ जाएंगे तो ये अपनी मर्जी से प्रोड्यूस करेगा, अपनी मर्जी का प्राइस रखेगा। तो इसीलिए क्या हो रहा था, मुश्किल था टाउन्स में
प्रोडक्शन को बढ़ाना, किसी नए मर्चेंट का आना बहुत मुश्किल था। अब जब कोई नया मर्चेंट टाउन्स में बिजनेस कर ही नहीं पा रहा था, तो इसीलिए मजबूर होकर वो लोग गांव की तरफ मुड़ गए कि चलो टाउन्स में अगर बिजनेस नहीं चल पा रहा है, हम व्यापार नहीं कर पा रहे हैं, तो हम गांव में कर देंगे। अब गांव में जाके उन्होंने क्या किया, उन्होंने गरीब जो आर्टिशंस हैं, पेजेंट्स हैं, उनके साथ काम करना शुरू किया। अब जैसा कि हमने लास्ट ईयर देखा था कि किस तरीके से ये ऐसा मौका चल रहा था, ऐसा समय था ये जब बहुत ज्यादा जो खाली जमीनें थी वो डिसअपेयर हो रही थी, ओपन फील्ड्स जो है वो डिसअपेयर हो रहे थे। मतलब इस टाइम पे बड़ी मात्रा में क्या हो रहा था कि जैसे जो खेत वगैरह हैं उनको बाकी पर्पसेस के लिए लिया जा रहा था, डेवलपमेंट के लिए उनको लिया जा रहा था, खेतों को खत्म करके उन पे डेवलपमेंट की जा रही थी, प्रोडक्शन मतलब एक तरीके से जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होती है वो की जा रही थी। तो ये वाला समय ऐसा था जब खेत खलियान खत्म हो रहे थे और जो कॉमन जमीनें थी, जो कॉमन प्लेसेस रहते हैं ना, जैसे कोई जंगल वगैरह है, कॉमन ग्रेजिंग ग्रासेस वगैरह का है, जो कम्युनिटी का होता है, उसको भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था इस टाइम पे कि सिर्फ इतना ही एरिया कॉमन है। तो मतलब कि अब ओपन फील्ड्स एंड कॉमन एरियाज जो है वो कम हो रहे थे, ऐसा दौर था। अब इस केस में क्या था, जब खेत कम हो रहे थे और ओपन फील्ड्स कम हो रहे थे, तो जो गरीब लोग थे, जो पेजेंट्स थे, जो आर्टिशंस थे, उनके लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो रहा था। पहले जो कॉटेजर्स एंड पुअर पेजेंट्स थे, कॉटेजर्स कौन होते हैं, जिनके मतलब कोई छोटी मोटी कोई मशीन वगैरह उन्होंने अपने घरों में ही लगा रखी होती है और कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत मात्रा में प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो कॉटेजर्स एंड पुअर पेजेंट्स पहले क्या करते थे, वो कॉमन लैंड्स पे, मतलब जो सार्वजनिक जमीनें होती थी उन पे डिपेंड करते थे कि उस कॉमन लैंड से वो लकड़ियां इकट्ठा कर लेंगे चूल्हा जलाने के लिए, बेरीज, वेजिटेबल्स, ये सारी चीजें इकट्ठा कर लेंगे। बट अब क्योंकि कॉमन लैंड्स जो हैं वो भी कम हो चुकी थी, उनको भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था, तो इस वजह से ये जो कॉटेजर्स एंड पुअर पेजेंट्स थे उन्हें दूसरे ऑप्शंस ढूंढने पड़े कि वो किस तरीके से अपना काम चला सकते हैं, क्योंकि उन्हें पेट तो भरना ही है, उन्हें चूल्हा तो जलाना ही है, चूल्हा जलाने के लिए उन्हें लकड़ियां तो चाहिए। तो अब वो कोशिश करने लग गए कि कुछ और ऐसा ढूंढा जाए जिससे कि हम अपना पेट भर पाए। Many had tiny plots of land which could not provide work for all members of the household. बहुत सारे ऐसे किसान वगैरह थे गाँव में जिनके पास कोई छोटी मोटी जमीन थी, बट वो बहुत ही छोटी जमीन का टुकड़ा था जो कि सारे लोगों को काम देने में असक्षम था। मतलब फैमिली में जितने भी लोग थे वो सब उस छोटी सी प्लॉट ऑफ लैंड पे काम नहीं कर सकते थे। उस प्लॉट ऑफ मतलब उस प्लॉट पे, छोटे से प्लॉट पे अगर कोई 1-2% भी काम करते तो काम चल जाता, तो बाकी लोग बेरोजगार बैठे हुए थे। सो जब मर्चेंट्स वगैरह कंट्री साइड में आए, गांव वाले इलाकों में आए और उन्होंने ऑफर किया कि हम आपको एडवांस में पैसे देंगे और उसके बदले आप हमें गुड्स प्रोड्यूस करके दो, तो इससे क्या हुआ, अब पेजेंट्स को मदद होने लग गई। पेजेंट्स बहुत जल्दी से मान गए, पेजेंट्स जो है बहुत जल्दी से एग्री कर गए मर्चेंट्स की बात को लेकर, कि मर्चेंट्स ने उन्हें कहा कि हम आपको एडवांस पैसे देंगे, आप हमें गुड्स प्रोड्यूस करके देना। तो बहुत जल्दी से, एकदम झट से पेजेंट्स मान गए, क्योंकि पेजेंट्स को पता है कि हमारे पास और कुछ है ही नहीं, हमारी जो जमीनें वगैरह थी, खेत वगैरह थे, अब वो सब खत्म हो गए, पेट भरने के लिए पैसे नहीं है, पेट भरने के लिए जमीनें नहीं है। तो क्या हुआ, पेजेंट जल्दी से मान गए कि घर में 4 लोग जो खाली बैठे हैं वो अगर गुड्स प्रोड्यूस कर लेंगे तो घर में 4 पैसा एक्स्ट्रा आएगा। तो मर्चेंट्स के साथ काम करके अब वो क्या कर रहे थे, वो अपने ही गांव में रहकर और अपनी जमीन पे कल्टीवेशन करके सरवाइव कर पा रहे थे। मतलब कि उन्हें शहर नहीं जाना पड़ा काम के लिए, गांव में ही बैठे बैठे वो गुड्स प्रोड्यूस कर पा रहे थे और गांव में उनकी जो थोड़ी बहुत जमीन थी उस पर वो खेती कर ले रहे थे। तो इसकी वजह से वो सरवाइव कर पा रहे थे। इनकम फ्रॉम द प्रोटो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सप्लीमेंटेड देयर श्रिंकिंग इनकम फ्रॉम कल्टीवेशन। तो ये प्रोटो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की वजह से, मतलब ये जो मर्चेंट्स आए और उन्होंने पैसा वगैरह ऑफर किया कि आप, हाँ, मतलब पैसों के बदले प्रोडक्शन करो, इससे क्या हुआ, इससे जो किसान थे उनकी इनकम बढ़ गई। पहले कल्टीवेशन की वजह से उनकी इनकम पूरी खत्म हो गई थी, क्योंकि खेत वगैरह सब खत्म हो गए थे, तो उसकी वजह से उनकी इनकम बहुत कम हो गई थी। अब उस डूबती हुई इनकम को सहारा मिला मर्चेंट्स के आने की वजह से, जब वो गाँवों में आके पैसा ऑफर करने लगे पेजेंट्स को। विद इन दिस सिस्टम अ क्लोज रिलेशनशिप डेवलप बिटवीन टाउन्स एंड कंट्री साइड। और ये जो पूरा सिस्टम था जिसमें मर्चेंट्स जो हैं गांव में बैठे पेजेंट्स एंड आर्टिशंस को पैसे देके उनसे गुड्स प्रोड्यूस करवा रहे थे, इस पूरे सिस्टम की वजह से टाउन्स एंड कंट्री साइड में, मतलब शहर और गांव के बीच एक तगड़ा रिलेशनशिप जो है वो बन गया। मर्चेंट्स जो है वो टाउन में बेस करते थे, मतलब बेसिकली जो मर्चेंट्स थे, जो व्यापारी थे, उनका ऑफिस या उनका अड्डा जो है वो तो टाउन में ही था,
बट वो काम करवा रहे थे किन लोगों से? जो गांव में बैठे लोग हैं। गांव में बैठे लोग जो हैं वो शहर में बैठे मर्चेंट्स के लिए काम कर रहे थे। तो मर्चेंट जो है, अगर एग्जाम्पल लें कि मान लो कोई मर्चेंट क्लोथियर है, मतलब एक तरीके से जो कपड़े का व्यापार करने वाला मर्चेंट है इंग्लैंड में, वो क्या करता था? वो स्टेपलर से वुल परचेज करता था। स्टेपलर कौन होता है? एक ऐसा पर्सन जो कि वुल को उसके फाइबर के हिसाब से सेग्रीगेट करता है, अलग करता है कि ये वाले फाइबर की जो वुल है वो एक तरफ, दूसरे फाइबर की जो वुल है एक तरफ। तो बेसिकली जो मर्चेंट है वो स्टेपलर से ऊन खरीदता था, फिर इस वुल को वो ले जाके स्पिनर्स को देता था। स्पिनर्स क्या करते हैं? सूत काटते हैं, जो वुल है उससे धागा बनाते थे। तो स्पिनर्स जो है वो यार्न बनाते थे, थ्रेड बनाते थे, और फिर इस थ्रेड को वीवर्स के पास ले जाया जाता था। वीवर्स क्या करते थे? थ्रेड से कपड़ा बनाते थे, और फिर मर्चेंट्स वीवर्स से बुना हुआ कपड़ा ले जाकर फुलर्स को देते थे। फुलर्स क्या करते हैं? जैसे कपड़ा जब बन गया तो वो बहुत ही ताजा सा लगता है और बहुत ही ऐसे अलग अलग सा लगता है। मान लो जैसे ये तारों को, मतलब थ्रेड को जोड़ जोड़ के इस तरीके से कपड़ा बनाया, तो थ्रेड्स के बीच में से गैप रह जाते हैं, वो बहुत ही मतलब ऐसा लगता है कि जाली जाली सी। तो फुलर क्या करता है? उसको मार मार के, उसको प्लीट्स वगैरह बना के क्या करता है, जो कपड़ा है उसको एक तरीके से फुल कर देता है, उसको ऐसा कर देता है कि वो जो गैप्स वगैरह हैं वो सब ठीक हो जाए। तो बेसिकली जो मर्चेंट है वो क्या करता था? वीवर से फिर बुना हुआ कपड़ा लेता था, फुलर्स को देता था, और फुलर्स से कपड़ा लेने के बाद वो डायर्स को देता था कपड़े को रंगने के लिए। द फिनिशिंग वॉज डन इन लंडन, और आखिरकार रंगने के बाद जो फिनिशिंग होती थी वो लंदन में की जाती थी। मर्चेंट जो है वो डायर से कपड़ा लेकर किसको देता था? फिर लंदन में भेज देता था फिनिशिंग के लिए, और जब फिनिशिंग हो जाती थी तो फिर वही मर्चेंट जो है क्लोथ को इंटरनेशनल मार्केट में बेच देता था। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक ही मर्चेंट है और वो किस तरीके से अलग अलग लोगों से जुड़ा हुआ है। पहले यही मर्चेंट जो है, पहले वो स्टेपलर के पास गया, वहां से उसने ऊन खरीदी, ये ऊन ले जाकर वो गया पेजेंट्स के पास। वो पेजेंट्स जो कि स्पिनिंग कर रहे हैं, जो धागा बना रहे, जब उन्होंने धागा बना दिया तो पेजेंट्स को पैसे दिए और धागा अपने पास ले लिया। इस धागे को ले जाके वो गया फिर वीवर के पास, वीवर से उसने कपड़ा बनवाया। जब कपड़ा बन गया तो कपड़ा लिया, वीवर को पैसे दिए, और कपड़ा ले जाके फिर किसको दे दिया? फुलर को दे दिया। फुलर से कपड़ा ले जाके किसको दे दिया? डायर को दे दिया, और डायर जो है उससे कपड़ा लेकर उसने कहाँ दे दिया? फिनिशिंग के लिए लंदन में दे दिया, और लंदन से जब फिनिशिंग होकर आ गया तो फिर उसे इंटरनेशनल मार्केट में, दूसरे देशों में वो बेचने लगा। तो एक ही मर्चेंट देखो किस तरीके से बहुत सारे लोगों से जुड़ा हुआ है, अलग अलग काम अलग अलग लोगों से करवा रहा है। और लंदन में क्योंकि फिनिशिंग होती थी तो लंदन को फिनिशिंग सेंटर के नाम से जाना जाने लग गया, क्योंकि वहां पे कपड़ों की फिनिशिंग हो रही है। सो हम यूं कह सकते हैं कि ये जो प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम है ये कमर्शियल एक्सचेंजेस का नेटवर्क है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि अभी किस तरीके से एक मर्चेंट दूसरे के पास जा रहा है, फिर दूसरे पर्सन के पास जा रहा है, तो एक नेटवर्क बना हुआ है कमर्शियल एक्सचेंजेस का। कमर्शियल एक्सचेंज का मतलब क्या है? आप सामान खरीद रहे हो, पैसा दे रहे हो, ठीक है, पैसे का आदान प्रदान हो रहा है, सामान का आदान प्रदान हो रहा है। तो बेसिकली प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम में क्या था? एक पूरा चेन बनी हुई थी, एक नेटवर्क बना हुआ था चीजों को एक्सचेंज करने का, ठीक है। जो मर्चेंट है वो पैसा देता था और जो पीजेंट है वो सामान बना के देता था। इसी तरीके से मर्चेंट जो है वो ऊन ले जाके देता था वीवर को, वीवर उसका कपड़ा बनाता था, और कपड़ा बनाने के बदले वीवर को पैसा मिलता था। कमर्शियल एक्सचेंज हो गया है ना। तो ये चीज थी। इट वॉज कंट्रोल्ड बाय मर्चेंट्स एंड द गुड्स वर प्रोड्यूस्ड बाय वास्ट नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स। तो बेसिकली इन सबका करता धरता कौन है? ये जो पूरी चेन मैंने आपको बताई, इसको लीड कौन कर रहा है? मर्चेंट। मर्चेंट ही तो है जो एक जगह से दूसरी जगह सामान लेके जा रहा है। तो इन सबको लीड कौन करता था? इस सबको कंट्रोल कौन करता था? मर्चेंट। और मर्चेंट जो है वो कंट्रोल कर रहा था, और बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रोड्यूस कर रहे थे। और ये जो प्रोड्यूसर्स हैं, जैसा कि हमने देखा, पेजेंट्स होते थे, क्राफ्टमैन होते थे। ये जो प्रोड्यूसर्स हैं ये अपने घर में, अपने गांव में बैठ के, अपनी फैमिली फार्म्स में सामान प्रोड्यूस करते थे। फैक्ट्रीज में बैठ के ये सामान प्रोड्यूस नहीं करते थे। अपने घर में ही छोटी मोटी मशीन जो है वो लगा ली उन्होंने, और वो मर्चेंट्स के लिए कपड़ा बना रहे हैं, काम कर रहे हैं, और उसके बदले मर्चेंट जो है पैसा दे रहा है। एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन 20 to 25 वर्कर्स वर एम्प्लॉयड बाय द मर्चेंट। और हर एक जो लेवल था, हर एक जो स्टेज थी प्रोडक्शन की, मान लो वो ऊन लेके आया स्टेपलर से, और ऊन लेके उसने किसको दी? स्पिनर को दी। स्पिनर मतलब ऊन से जो धागा बनाएगा, ठीक है। वुल मतलब जैसे जो भेड़ के बाल है वो वुल हो गई, ठीक है। अब उस बाल से धागा तो बनाना है, और धागा कौन बनाएगा? स्पिनर बनाएगा। तो स्पिनिंग के काम में ही लगभग 20 से 25 लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। स्पिनिंग के बाद क्या किया जाएगा? जो यार्न बना, जो थ्रेड बना, उससे कपड़ा बनाया जाएगा। तो वीविंग के प्रोसेस में अलग 20 से 25 लोग लगे हुए हैं। तो हर एक स्टेज पे लगभग 20 से 25 वर्कर्स जो हैं वो काम कर रहे थे, और इन सबको
पैसा कौन दे रहा था? मर्चेंट दे रहा था। तो हम यूं कह सकते हैं हर एक स्टेज पे मर्चेंट जो है वो 20 से 25 लोगों को काम पे रखा हुआ था, क्योंकि काम पे ही तो रखा है मर्चेंट ने, कि जो लोग हैं वो सामान बना के मर्चेंट को दे रहे हैं और मर्चेंट उसके बदले उन्हें पैसे दे रहा है। इसका मतलब हर एक स्टेज पे मान लो 5 स्टेज भी हैं और 5 स्टेज पे वो 20-20 वर्कर्स को हैंडल कर रहा है, तो लगभग 100 वर्कर को ऑन एन एवरेज हंड्रेड्स ऑफ वर्कर्स जो हैं वो एक मर्चेंट मैनेज कर रहा था। तो ये पूरा सिस्टम जो है वो प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम था। और इसमें हमने देखा कि अभी फैक्ट्री सेटअप नहीं हुई हैं, बट फिर भी प्रोडक्शन हो रही है। और इसीलिए यहाँ पे इस पीरियड को क्या बोला गया? प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्योंकि ये ऐसा पीरियड है जहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन तो हो रही है बट फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन नहीं हो रही। आई होप कि आपको ये पूरी चीज क्लियर होगी कि कैसे प्रोड्यूस हो रहा था, क्यों जो मर्चेंट्स हैं वो टाउन से गांव में शिफ्ट हुए, क्योंकि गिल्ड्स जो हैं उनकी पकड़ बहुत ज्यादा थी टाउन में, और कोई भी नया मर्चेंट जो है टाउन में compete नहीं कर पा रहा था, मार्केट में टिक नहीं पा रहा था। इसीलिए वो गांव की तरफ मुड़ गए कि ठीक है, टाउन में अपना काम नहीं चल रहा, कोई बात नहीं, हम गांव में जाके अपना बिजनेस जो है वो चलाएंगे, लोगों से वहां प्रोड्यूस करवाएंगे। तो ये सारी चीजें थी जो कि प्रोटो इंडस्ट्रियल पीरियड में हो रही थी। आई होप ये आपको क्लियर होगा।